एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस में जनरल फिजिक्स, सामान्य भौतिकी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ने भी अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी घोषित कर दी है। एमपी में भी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। बिहार एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी एसआई की आने वाली है, एसएससी में भी कई सारी भर्तियां होती हैं। तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे वो पूरा पढ़ेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सब को लेके पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे हम जनरल साइंस का अध्ययन करेंगे, और ये जो पूरा यहाँ पे सिलेबस चलेगा ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ाऊँगा, जितना मैं कराऊँगा, सिर्फ आपको उतना अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से तैयार करते जाना है, नोट्स बना के। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ कहीं भी जनरल साइंस आता है, उस सब को हम पूरा करेंगे, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है फिजिक्स का, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्या मतलब होता है? यांत्रिकी, ठीक है। इसमें हम यंत्र यानी मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पर बल का क्या प्रभाव होता है, वो जो प्रभाव होता है उसका अध्ययन ही हम यांत्रिकी में करते हैं। यानी मैकेनिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए गए फोर्स का जो प्रभाव होता है उसी का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? फोर्स F। तो क्या होगा? इसमें तीन कंडीशंस होंगी। या तो इस ऑब्जेक्ट की स्थिति बदलेगी, या इसका आकार बदलेगा, या इसका आकार और स्थिति दोनों में परिवर्तन होगा। तो ये जो परिवर्तन होगा उसी को हम यांत्रिकी में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या आता है? दो चीजें आती हैं। एक यांत्रिकी में क्या होता है? एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्थिर। कोई पदार्थ स्थिर होने पर क्या होता, उसके अंदर क्या एनर्जी होती है, क्या प्रभाव होता है, वो किस में पढ़ते हैं? हम स्टैटिक में। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्यों मूव कर रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? डायनेमिक में। डायनेमिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है? काइनेटिक, और एक होता है काइनेमैटिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्थिर। और ये क्या होता है? गतिशील, ठीक है। काइनेटिक और काइनेमैटिक। हर शब्द के हिंदी अर्थ पे मत जाना, क्योंकि क्या सबका हिंदी अर्थ नहीं होता है। कई बार आपको एग्जाम पेपर में काइनेटिक को देवनागरी में काइनेटिक लिख देंगे और इसको काइनेमैटिक लिख देंगे। तो आपको कुछ जो प्रॉपर वर्ड होते हैं, जो कुछ मुख्य शब्द हैं, उन्हें आपको इंग्लिश में जानना जरूरी होता है। जब हम किसी वस्तु में जब मूवमेंट हो रहा है, वो डायनेमिक्स में है, तो उसके ऊपर जो मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसका क्या प्रभाव है, उसका भी जब अध्ययन किया जाता है। मतलब जब गतिशील में उसके मास को भी कंसीडर किया जाता है या उसके द्रव्यमान को कंसीडर किया जाता है, तो वो क्या होता है? काइनेटिक। और जब हम मास को कंसीडर नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? काइनेमैटिक, ठीक है। अब इसमें आते हैं टर्म, कुछ आते हैं, उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। एक होता है रेस्ट। मतलब रेस्ट का मतलब क्या होता है? विरामावस्था, रेस्ट पोजीशन। कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कब होगा?
रेस्ट पोजीशन में वो तब होगा जब समय के साथ उसकी स्थिति या उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स की स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जेक्ट किस में कहा जाएगा? विरामावस्था में। जैसे सपोज करो कि आप रेस्ट कर रहे हो, आप बेड पे सो रहे हो रात में 6 से सुबह के 10 बजे तक या रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक, तो आपकी स्थिति उसी बेड पे बनी हुई है, आप स्थिर हो, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा, तो ये किस में कहा जाएगा? विरामावस्था में। दूसरी कंडीशन क्या होती है? मोशन, मतलब गति, गतिशील। ये कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स में या उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो वो किस में कहा जाएगा? गतिशील में। जैसे आप रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सो रहे थे, आप अपने बेड पे थे, तो आप किस में हो? विरामावस्था में हो। जब आप सुबह के 6 बजे उठ गए, इसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे गए, आपने कोई काम किया, आप टहल रहे हो, कुछ कर रहे हो, यानी आपकी स्थिति में बार बार परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो आप किस में कहे जाओगे? मोशन में। ठीक है। अब क्या एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय पर रेस्ट में और मोशन में हो सकता है? एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में भी और मोशन में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आप सपोज करो कि आप कार में बैठे हुए हो अपने दोस्त के साथ, तो आप और आपका जो फ्रेंड है वो दोनों स्थिर हो, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष अगर आपकी स्थिति देखी जाएगी तो आप उसी जगह पे हो, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो, लेकिन आपकी कार मूवमेंट कर रही है, चल रही है रोड पे, तो रोड पे जो पेड़ पौधे हैं या रोड पे कोई खड़ा व्यक्ति है, तो उसके सापेक्ष आप किस में हो? आप गतिशील हो, आप मूव कर रहे हो। तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदल रहा है तो विरामावस्था में भी हो सकता है और गतिशील में भी। मैटर किस पे करता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसकी तुलना में किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है कि वो गति कर रहा है या स्थिर है। जैसे इस सड़क पे एक पेड़ खड़ा है, सड़क के किनारे एक पेड़ लगा है और ये बनी है रोड, तो ये दोनों क्या हैं? स्थिर हैं, लेकिन इसी रोड पे एक व्यक्ति चला जा रहा है, तो ये गतिशील है। ठीक है। या इस कार में, ये एक कार जा रही है, कार के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो गए? स्थिर हो गए। लेकिन हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस जैसे ही बदला, इन दोनों के सापेक्ष बदल के हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको ले लिया? इस पेड़ को लिया, तो ये दोनों किस में आ गए? अब गतिशील में आ गए। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि हमने क्या सीखा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने सीख लिया। अब पोजीशन, पोजीशन स्थिति, ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में क्या स्थिति है। अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं इस बोर्ड को, तो इस बोर्ड की स्थिति में ये मार्कर कहाँ पे है, कितना दूरी पे है, ये क्या होता है? पोजीशन। यहाँ से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो ये इन दोनों की पोजीशन होगी। अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं और इसको मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो इसके सापेक्ष इसकी क्या स्थिति है, ये कहाँ है, इसके सापेक्ष ये कहाँ है, ये क्या कहा जाएगा? इसकी स्थिति कही जाएगी। ठीक है। ये होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, पोजीशन पता चल गई। अब आते हैं हम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस के पहले एक और चीज देख लेते हैं।
पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है? ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसे कहां तक जाना है? बी बिंदु तक जाना है। तो ये यहां से यहां तक जिस रास्ते से जाएगा, जिस तरीके से भी ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, वो क्या कहा जाएगा? पाथ लेंथ। सपोज करो ये ऐसे घूम के यहां पहुंचा, तो ये क्या कहा जाएगा इसका? ये पूरा क्या कहा जाएगा? पाथ लेंथ। ये यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो ये हुआ 2 किलोमीटर, ये हुआ 4 किलोमीटर, ये भी 2 और ये 5। तो ये जो पूरा है, ये पूरा पाथ लेंथ कहा जाता है। पाथ लेंथ मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो कर्व होता है, जिस रास्ते के थ्रू यहाँ से यहाँ तक पहुँचा गया है, उसकी जो टोटल दूरी होती है या लंबाई या डिस्टेंस होती है, वो क्या कही जाती है? पाथ लेंथ। और इसी को डिस्टेंस भी कहा जाता है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ जो किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी होती है। इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक पहुंचने में जो पाथ लेंथ की लंबाई है, ये पूरी क्या कही जाती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसा होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ठीक है। अब ये बताओ, क्या डिस्टेंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ से जहाँ भी जाएगा, कहीं भी मूव करे, तो जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक 0 डिस्टेंस है। मतलब कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया गया, ये जहाँ पे था अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है, मतलब इसने कोई भी डिस्टेंस नहीं चला, तो यहाँ कभी भी डिस्टेंस आ ही नहीं सकता। मतलब आपका जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस जब कभी भी होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, 0 नहीं हो सकता, और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक गए, फिर यहाँ गए, फिर आप यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर ये गए, फिर ये गए, तो जो आपका डिस्टेंस होगा ये पूरा होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी, ये सब कुछ ऐड होगा। डिस्टेंस आपका न तो कभी 0 हो सकता, न ही कभी निगेटिव हो सकता। ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज होती है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कही जाती है विस्थापन। जैसे मैंने क्या बोला कि ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, A से B तक जाने में ये रास्ता ट्रेवल किया गया, ये हुआ 2, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? CDE आपका क्या हो जाएगा? AC प्लस CD प्लस DE प्लस EB, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AB। तो ये 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर ले लो, क्योंकि दूरी की कोई न कोई तो इकाई होती है, बिना यूनिट के डिस्टेंस नहीं हो सकती। ठीक है, 8 किलोमीटर।
लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये इसका फाइनल पॉइंट हुआ, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 + 4 = 6 किलोमीटर। सिर्फ डिस्टेंस कितना आया, 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 6 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो भी पाथ लेंथ होती है, टोटल वस्तु जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पहुंचता है घूम घाम के पूरा कर्व उसका, वो होता है पूरा का पूरा डिस्टेंस। और जो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप देखो कोई आयत बना हो, रेक्टेंगल, अगर ये बना है ABCD 4 बिंदु, कोई यहाँ से चलना शुरू करता है, A से B तक जाता है, फिर C जाता है, फिर D जाता है, फिर A आता है। ये 2 ले लो, इसको 3 ले लो, ये 2, ये 3। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A के द्वारा कुल चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर, किलोमीटर में है ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से इसने चलना शुरू किया था पूरा घूम घाम के, फिर से ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। वो जहां पे पहले था वहीं पे अभी भी है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब निगेटिव कैसे होगा, ये देखो, ए से चलना शुरू किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ तक आया, अब ये वापस ऐसे घूम गया, यहाँ पे आ गया, ये इस बिंदु पे आ गया, चलना शुरू किया था यहाँ से। तो ये अब दूरी क्या आ जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ टोटल, यहाँ से मान लो कि ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -1 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ सकता है। इसने इधर चलना शुरू किया था लेकिन अंतिम में कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, या यहाँ से पूरा ऐसे घूमते हुए आता यहाँ पे पहुँचता, तो जो इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी होती वो ये होती, और यही होता डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निगेटिव आ सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव आने का तात्पर्य क्या होता है कि वो जिस दिशा में चलना शुरू किया था फाइनली उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो पहुँचाया। मतलब अगर ये ईस्ट डायरेक्शन होता तो इसने चलना तो शुरू किया ईस्ट में, लेकिन ये पूरा घूम घाम के अंत में वेस्ट साइड में आ गया अपने इनिशियल पॉइंट में, जबकि इसको जाना किधर था, ईस्ट साइड जाना था। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, न तो 0 हो सकता है न ही निगेटिव हो सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल श्योर रहना इसको लेके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। अब इसमें एक चीज़ और क्लियर रखना, कई बार एग्जाम में आता रहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। बताओ, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम हो सकता है, नहीं हो सकता।
क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जिस रास्ते का अनुसरण किया गया उस रास्ते की कुल लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के बीच की न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक अगर सीधे रास्ते से गया तो ए जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये इधर से घूम के गया तो अब क्या होगा, डिस्टेंस तो ये पूरा भी ऐड होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये ऐड होगा। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूरी बटे विस्थापन हमेशा या तो एक से ज़्यादा होगा या एक के बराबर होगा, परंतु जब हम इसी का उल्टा कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर देंगे तो क्या होगा, विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये क्या होता है, दूरी, और ये होता है विस्थापन। तो इसको क्लियर रखना, दूरी और विस्थापन को, ठीक है। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब आता है चाल। चाल क्या होता है, चाल मतलब स्पीड। स्पीड क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी इकाई क्या होती है, दूरी को किस में मापते हो, इसकी एसआई यूनिट दूरी की क्या होती है, मीटर, और समय की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो चाल कैसी है, एक अदिश राशि, क्योंकि दूरी भी अदिश, समय भी अदिश। तो चाल क्या हो गई, एक अदिश राशि। परंतु विस्थापन क्या होता है, वेग या वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट मीटर। डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मापोगे, दूरी है तो दूरी को आप मीटर में ही मापोगे, और ये क्या हो गया, एस हो गया। तो मीटर पर सेकंड ये भी होता है, ये भी मीटर पर सेकंड होता है, परंतु ये कैसा होता है, वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सदिश होता है तो ये एक सदिश राशि है, और दूरी अदिश राशि है, तो ये क्या है, चाल अदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली क्लास में हम फिर से इसके आगे की बात करेंगे, ओके।